आज हम बात करेंगे कि टेम्परेचर का जो है स्पीड ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होता है। तो हमारे पास टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर का स्पीड ऑफ रिएक्शन पे जो इफेक्ट है इस पे हम बात करते हैं कि एट लो टेम्परेचर, अगर हम देख लेते हैं लो टेम्परेचर पे क्या होता है। लो टेम्परेचर TEMPERATURE लो टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो किसी भी सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होते हैं या जो रिएक्टिंग पार्टिकल्स होते हैं वो स्लोली मूव करते हैं। लो टेम्परेचर पे क्या होता है जी, जो रिएक्टिंग पार्टिकल्स वो स्लोली मूव करते हैं, मूव स्लोली। ठीक है, क्यों, इस पे भी हम अभी बात करते हैं। ज़ाहिर है हमें पता है कि जो भी रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट्स जो है वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं। जो रिएक्टेंट्स के पार्टिकल्स हैं या एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन्स, जिनको हमने कहा कि पार्टिकल्स, वो जो रिएक्टिंग पार्टिकल्स हैं वो लो टेम्परेचर पे जो है वो स्लोली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो उनकी जो मूवमेंट है, रिएक्टिंग पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो बढ़ जाती है। हाई टेम्परेचर TEMPERATURE हाई टेम्परेचर पे क्या होता है कि रिएक्शन की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, यानी हम लिख लेते हैं फास्ट हो जाता है रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन। तो क्यों फास्ट हो जाती है इस पे हम बात करते हैं। लो टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो हमने कहा कि जो रिएक्टिंग पार्टिकल्स हैं वो स्लोली मूव करते हैं। अगर वो स्लोली मूव करेंगे तो उनकी एनर्जी भी कम होगी। ठीक है जी, लेस एनर्जी। अब मूव स्लोली तो जिसकी वजह से क्या होगा, लेस एनर्जी होगी उनमें, लेस एनर्जी। ठीक है, जब एनर्जी कम होगी तो फिर रिएक्शन भी नहीं होगा या रिएक्शन बहुत स्लोली होगा। मगर जब हम हीट करते हैं पार्टिकल्स को या टेम्परेचर देते हैं पार्टिकल्स को, रिएक्टिंग पार्टिकल्स को, तो कोई भी सब्सटेंस जो है वो क्या करता है, हीट या एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है जी, एब्जॉर्ब एनर्जी। हाई टेम्परेचर की वजह से सब्सटेंसेस क्या करते हैं, एब्जॉर्ब्स एनर्जी, और वो जो एनर्जी है जो वो एब्जॉर्ब करते हैं, तो उस एनर्जी की वजह से जो पार्टिकल्स हैं, जो रिएक्टिंग पार्टिकल्स हैं, मैं रिएक्टिंग पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं, वो जो है वो दे मूव फास्टर। ठीक है जी, रिएक्टिंग पार्टिकल्स क्या होते हैं जी, फास्टर मूव करना शुरू हो जाते हैं। रिएक्टिंग पार्टिकल्स मूव फास्टर, जब वो तेजी से मूव करते हैं। ठीक है जी, जब वो तेजी से मूव करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि कोलिजन होता है। ठीक है जी, कोलिजन के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है जी, तो उसकी वजह से क्या होता है, कोलिजन होता है, COLLISION, यानी पार्टिकल्स जो है वो आपस में कोलाइड करते हैं। तो उनके पास क्या होता है कि इतनी एनर्जी होती है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी से भी ज्यादा होती है, और जब एक्टिवेशन एनर्जी से वो एनर्जी ज्यादा होती है, जब जो उनको मिल जाती है, ठीक है जी, हीट करने से या हाई टेम्परेचर की वजह से, तो उसकी वजह से जो कोलिजन होता है वो इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव कोलिजन होता है। और इफेक्टिव कोलिजन के नतीजे में रिएक्शन होता है और रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है जब हम हाई टेम्परेचर देते हैं। तो और फिर जो है जब इफेक्टिव कोलिजन होता है तो प्रोडक्ट की जो है वो फॉर्मेशन हो जाती है, प्रोडक्ट जो है वो बन जाते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट हमारे पास आ जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे हम जो है रेफ्रिजरेटर में कोई चीज़, जैसे मीट हम अगर जो है उसमें रखें, ठीक है जी, स्टोर करते हैं हम मीट, डीप फ्रीजर में हम अगर स्टोर कर देते हैं तो उसका टेम्परेचर हम कम कर देते हैं। ठीक है जी, कम टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि जो फूड है, जो मीट है, जो भी चीज़ है या हमारी वेजिटेबल्स हैं, वो फ्रेश रहती हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक वो फ्रेश रहती हैं। क्यों कि बहुत लो टेम्परेचर पे जो केमिकल रिएक्शन है वो भी स्लो होता है, और फूड में जो केमिकल रिएक्शन होता है वो कम हो जाता है, उसको स्लो डाउन कर देता है लो टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर जो है वो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को जो है वो बढ़ा देता है, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन को जो है वो इंक्रीज कर देता है। ठीक है जी, इस चीज को हम कोलिजन थ्योरी से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोलिजन थ्योरी क्या चीज है, इस पे मैं आपको बताता चलूं कि कोलिजन थ्योरी कहती है कि किसी भी पार्टिकल को रिएक्ट करने के लिए
जो रिएक्टिंग पार्टिकल्स हैं उनको रिएक्ट करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? कोलियन की। रिएक्टिंग पार्टिकल्स को रिएक्ट करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? कोलियन की। ठीक है, ताकि वो आपस में कोलाइड कर सकें। कोलाइड करेंगे तो वो रिएक्ट करेंगे। ठीक है जी, कोलियन की जरूरत होती है। तो जब वो कोलाइड करेंगे, ठीक है जी, तो कोलाइड करने के नतीजे में एक चीज और कि वो अगर कोलाइड करते हैं तो उनको किस तरह से कोलाइड करना चाहिए? एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में। जैसे हमारे पास एक ये पार्टिकल है और एक ये पार्टिकल है, तो इनको चाहिए कि एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करें ताकि इफेक्टिव कोलियन हो सके। जब इफेक्टिव कोलियन होगा तो जो रिएक्टिंग पार्टिकल्स हैं वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकेंगे। हमने बात की कि इफेक्टिव कोलियन की, ठीक है जी, और हमने बात की एनर्जी की। तो इफेक्टिव कोलियन के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए होती है उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यानी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, मैं आपको इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन करके बता दूं। प्रीवियस वीडियो में हम इस चीज़ को एक्सप्लेन भी कर चुके हैं कि ये एक एनर्जी बैरियर है, ठीक है जी, जो कि एक फर्ज किया ये हमारे पास एक पार्टिकल है, इसको जो है ये ए, इसको हम नाम दे देते हैं, ये यहाँ पे मूव कर रहा है। इसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके यहाँ पे आ सके। ठीक है, तो अगर इसके पास इतनी एनर्जी है तो ये इसको क्रॉस कर लेगा। अगर इतनी एनर्जी इसके पास नहीं है तो ये इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकेगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हो सकेगी। इसी तरह जब हम इसको इतनी एनर्जी देंगे, जब इसको हम एनर्जी सप्लाई करेंगे तो इसके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि ये जो है उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करके इस बैरियर, एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकता है और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है जी, तो रिएक्टिंग पार्टिकल्स जो होते हैं वो फास्ट मूव करते हैं, मूव फास्ट। ठीक है जी, रिएक्टिंग पार्टिकल जो है वो तेजी से मूव करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो है वो कोलियन के चांसेस होते हैं, और जब कोलियन होता है तो वो इफेक्टिव कोलियन होता है। ठीक है जी, और जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है।